नमस्कार। धरती धोरारी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि। स्वीकार कीजिए रवि का प्रणाम। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए वो हर संभव प्रयास भी करता है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात जिंदगी के बारे में कही है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के कलाकार हैं। दोस्तों, जीवन को लोगों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। कुछ लोगों का मानना है कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोगों का मानना है कि जीवन एक यात्रा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ लोगों का यह कहना है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। दोस्तों, धरती धोरारी के इस मंच पर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत जिंदा दिली के साथ जिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक और निर्देशक विजय मिश्रा दानिश साहब से। बहुत बहुत स्वागत विजय मिश्रा साहब आपका हमारे आज धरती धोरारी के इस मंच पर। नमस्कार रवि जी। जयपुर दूरदर्शन का धन्यवाद जिसने मुझे इस आज मंच पर बुलाया। और जी बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम की। आपके बारे में ये कहा गया है कि आप रंगमंच के बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं और आपने एक रंगमंच को अपनी जिंदगी की तरह जिया है। शुरुआती दौर कैसा था जब आपकी रंगमंच में एंट्री हुई? बचपन में चूंकि शहर में रहा करते थे तो रामलीला देखने का बड़ा शौक़ था और हवा महल पे एक रेडियो पे एक हवा महल कार्यक्रम आया करता था। एक गीतों भरी कहानी आया करती थी। बड़ा शौक़ था मुझे उसमें। डाकू मान सिंह और सुल्ताना डाकू इस तरह के वो आते थे सारे। हमारे समाज का एक स्कूल था गौड़पुर विद्यालय, अभी भी है गौड़पुर विद्यालय। मेरे दादाजी वहाँ फाउंडर थे, हजारी लाल जी राजदूत प्रेस के मालिक और मेरे दादाजी। 1967-68 की बात होगी। तो दादाजी ने कहा चलो आज नाटक देखने चलेंगे। जी जी। उससे पहले मुझे 2-4 बार वो ले जाया करते थे तो मैं रिहर्सल देखता था वहाँ पर। चूँकि डाकू मान सिंह का किरदार कई बार मैं हवा महल में सुन चुका था आकाशवाणी पे। अब इसे देवियों कहें या मेरी जिजीविषा या मेरी वो था, जो एक्टर जो लड़का कर रहा था बच्चा, वो किसी कारणवश स्कूल आना बंद कर दिया। उन्होंने कहा तू कर ले आएगा रोल ये? मैंने कहा हो। मैंने ऐसे हाँ भरती, मुझे पता भी नहीं था नाटक क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन चूँकि वो स्कूल हमारे समाज का था, ब्राह्मण समाज का, और बस डाकू मान सिंह सुन के मैं तो बस रोज़ घर में जाके जिसको एक पागल सा हो गया पर डायलॉग बोलता रहा। वही वो मेरी एक स्कूली शुरुआत कह लीजिए उससे आप। फिर उसके बाद चूँकि हमारा खुद का एक स्कूल चलता था, मेरी मम्मी चलाया करती थी, अब तो बंद हो गया वो। अमरनारायण माथुर साहब एक बड़ा नाम रहा है। किसी ज़माने में दीदार फिल्म के डायलॉग लिखे उन्होंने। सावन कुमार टाक और सुनील दत्त ये सब उनके बड़े पुराने शागिर्द रहे। उनके यहाँ चूँकि वो स्कूल पापा के पास आते जाते तो पापा कहते मेरा छोरा यार देख पता नहीं क्या इसको नाटकों का शौक़ लगा है, समझाओ इसको माथुर साहब, ये सब इस तरह से बातें करते थे। उन्होंने कहा तू मेरे पास आया कर तू। हम उनके यहाँ जाने लग गए। शुरुआत में 2-4 दिन में, फिर रेगुलर जाने लगे। उनके किस्से, उनके वो पुराना इतिहास सारा सुन सुन के उन्होंने कहा एक नाटक करेंगे अपन यार, बस अंधे को 2 आँख। चीफ मिनिस्टर शायद पहला नाटक था जो मैंने उनके साथ किया था, सूचना केंद्र पर जी। बस फिर वो कारवां चलता गया। फिर उसके बाद वही एक दूसरा नाटक उन्होंने रविंद्र मंच पे किया। बात होगी 71 के आसपास की बातें होगी, जब यहाँ बड़े बड़े दिग्गज एवं शिवपुरी, पिंचू कपूर सब लोग वहाँ करते थे और हमारा भी पदार्पण वहाँ हो गया। कदकाठी ठीक ठाक थी तो मुझसे क्या कोई पंगा लेता नहीं था। सब पता था ये पहलवान आदमी, कहा करते थे ये बॉडी बिल्डर क्या नाटक करेगा, इस तरह कुछ जुमले। बस उस कारवां फिर चलता गया और अभी तक तो पीछे मुड़ के देखा नहीं। बिल्कुल, और आपकी रंग यात्रा बहुत लंबी रही है। और जब रंग यात्रा की शुरुआत हुई तो कई बार बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपके पिताजी ने कहा कि भाई ये क्या नाटक की तरफ बार बार जा रहा है, तो किस तरह की चुनौतियां रही आपके जीवन के उस शुरुआती दौर में? सर कितनी झूठ बोली होगी, जबकि मैं सच का पक्षधर हूँ हमेशा। मेरी लेखनी में भी हमेशा यही बात आती है। मैं कहता हूँ मुझे सच सुनने और सच कहने का शौक़ है। बिल्कुल। और बेबाक मेरा कोलंबियन लोग कहते हैं कि ये बेबाक है। मैं कोई लाग लपेट नहीं रखता, जो है मुंह पे कह देता हूँ। नाराज है 2 रोटी कम खाना, मेरा क्या लेगा।
लेकिन उस नाटक के शौक ने, उस जुनून ने ऐसा पागल किया कि कहाँ जा रहा है, दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा। और हम रिहर्सल पे चले जाते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है आज भी, जब पहली बार मेरी अखबार में फ़ोटो छपी और नाम आया, तो चूँकि अखबार जल्दी आ जाया करते तो उस ज़माने पत्रिका आती थी, तो पापा ने सुबह सुबह जल्दी उठ कर मेरी फ़ोटो देखी, मेरी मम्मी से कहा देख के छोरे की फ़ोटो है। मैंने कहा ऐसे ही है। मेरे से बोलते इधर आ, कहाँ जाता तो रोज़ दोस्त के पढ़ने के लिए। मैं दोस्त के गया था पढ़ने के लिए। ये फ़ोटो किसकी है? मुझे क्या पता किसकी है। अच्छा। दिख नहीं रहा था तुझे किसकी है? और हमारे गाल पे जो थप्पड़ पड़ा था जोरदार वाला, साला ब्राह्मण का लड़कों के भांड के काम करता है, ये कोई तरीके हैं क्या? और आज से तेरा रविंद्र में जाना बंद, रोटी पानी बंद, जिस तरह के थे। लेकिन सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है, कहाँ रुकने वाले थे हम। कोई और नया बहाना ढूंढा, कुछ और, बस वो कारवां चलता रहा। फिर मम्मी ने भी कहा कि करने दो, क्या करने दो, मेरा नाम बदनाम करेगा, जो भी उनके आपस में चलती रहती। लेकिन मम्मी का सपोर्ट था। हम तो जब मम्मी का सपोर्ट था, तो रंगमंच की यात्रा की बात करें तो वहाँ पर किन से प्रभावित रहे? वो कौन कलाकार थे जिनके अभिनय को देखकर आपके मन में अभिनय करने की ललक पैदा हुई? नहीं, अभिनय तो मैं कर ही रहा था जब रंगमंच पे गया था। हाँ, लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ पर दरअसल क्या था कि 70 से लेकर और 85-90 तक का वो दौर था जब बाहर के नाटक भी बहुत आते थे। जी जी। और मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि नाटक करने से अधिक नाटक देखने से बहुत कुछ सीखता आदमी। तो हम जितने मतलब शो होते थे सब नाटक देखते थे, खुद के भी करते थे हम। जैसे उस ज़माने में नवनीत भटनागर का थैंक यू मिस्टर ग्लाड, उस नाटक को देख के क्या एक्टिंग करता है, क्या है यार, मैं भी किसी दिन ग्लाड का रोल करूँगा। फिर वीर भूषण, उसमें डॉक्टर सालू के जो सीआईडी में थे वो नरेंद्र गुप्ता, मुझे व्यक्तिगत वीर भूषण का रोल बहुत पसंद था, मतलब जो करने की मेरी वजह से। लेकिन नवनीत भटनागर देखता था क्या आँख को चबा के, और वो जो गाली बकते थे, और वो जो था, और भी बहुत सारे, उर्मिल थपलियाल एक नाटक लेके आए थे यहाँ पर, बीवी कारंत यहाँ नाटक लेके आए, उषा गांगुली का कोर्ट मार्शल हमने देखा। तो उन सबको देख के लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमने कबीरा खड़ा बाजार में किया, चेहरे नाटक हम लोगों ने किया, और कुछ नाटक ऐसे रहे जिनके लिए कि डायरेक्टर ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। जैसे मैं बाढ़ का पानी रजत जयंती में हम लोगों ने किया, तो बटेसर उसमें एक कैरेक्टर है जो 80-90 साल का बूढ़ा होता है, पूरी टीम मेरे खिलाफ, इवन रविंद्र मंच का हर कलाकार मेरे खिलाफ, ये बटेसर करेगा। और उस जमाने में जो आपकी उम्र रही होगी, हाँ, करीब करीब 25 हाँ, 26 26 साल का, 80 साल के उस बुजुर्ग का रोल तो इवन देन यहाँ के तमाम सीनियर डायरेक्टर, जूनियर डायरेक्टर, शेखर शेष उस नाटक के डायरेक्टर थे। जी। और बस थैंक्स ऑफ गॉड माय डायरेक्टर के वो जिद पे अड़ गया कि बटेसर यही करेगा, कास्ट को बदलना है बदल दूंगा। मेरी पूरी कास्ट, जो मेरे साथ थे सब लोग मेरे ही साथी थे सारे, वो सब विरोध में। उसकी मेहनत और मेरी जो भी शिद्दत थी उस रोल के प्रति, कि पिछले 36-37 साल से वो रोल मैं ही निभाता आ रहा आज तक। आज भी आप? आज भी, अभी कोरोना से पहले किया था हमने उसका शो, आज भी बटेसर मैं ही करता हूँ। इसी तरह का चेहरे के अंदर गेंदा सिंह, जो डायरेक्टर कहता है कि मैंने कहा अब बहुत करते करते थक गया मैं इस रोल को, कुछ और रोल, भवानी का रोल मैं कर लेता हूँ, वो दूसरा गेंदा सिंह ला दो तुम। मैं मानता हूँ बड़ी उपलब्धि है ईश्वर की कि कोई डायरेक्टर मुझे में इतना विश्वास करता है। ऐसी ग्लाड की जब बात आती है तो ग्लाड में वीर भूषण की रिहर्सल कर रहा था मैंने कहा वीर भूषण करूँगा। वीर भूषण में बहुत चेंजेस है, डायमेंशन बड़ा अच्छा लगता है। हमारे एक मित्र हैं, साथी, वो शाम को आके फैल गए, कुछ नहीं ग्लाड, अच्छा ग्लाड तुम करोगे, जब डायरेक्टर नहीं थे वो भी एक्टर थे उसके अंदर, ग्लाड तुम करोगे, डायरेक्टर से भिड़ गया, कुछ नहीं ग्लाड तो दानिश ही करेगा। मैंने कहा माथुर साहब, क्योंकि ग्लाड नो डाउट बड़ा लंबा रोल है, वीर भूषण उससे थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है। ईश्वर की कृपा कहूँगा इसे कि उसकी ज़िद और डायरेक्टर का उसकी बात को मानना और मुझ में विश्वास पैदा करना, वो ग्लाड किया। चूँकि ग्लाड के माइलस्टोन थे नवनीत भटनागर जयपुर थिएटर के, मैं मानता हूँ, मेरी मानता है, लोगों ने किया है। और वो शो ख़त्म हुआ उस नाटक के अंदर, उस दिन जयपुर थिएटर के तमाम जिंदा सीनियर्स जितने थे, एस वासुदेव सिंह, सरताज माथुर, रणवीर सिंह, क्या नाम, बेनी प्रसाद जी, और जितने भी लोग थे सीनियर थे, वो तमाम उस नाटक को देखने आए। और नाटक को क्या, ग्लाड को देखने आए एक्चुअली वो। बिल्कुल। और उसके बाद
स्वर्गीय यश वासुदेव सिंह ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, वो ईश्वर का ही कमाल है कि उसके 2-3 शो किए हमने। ईश्वर की कृपा है कि वो हो गया, क्योंकि बहुत लेंदी कितनी सारी मतलब एग्जिट तो है ही नहीं उसके अंदर। और विजय जी, बात करें उम्र का वो दौर जब आप एक तरफ रंगमंच की तरफ थे और एक तरफ परिवार के लिए रोजी रोटी का काम, आपने नौकरी ज्वाइन की सरकारी। जब सरकारी नौकरी में आप थे तो किस तरह से अपने लिए रंगमंच के लिए समय आप निकाल पाते थे? दरअसल मैं बताऊं कि मैं शुरू से बड़ा आज़ाद प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूं। मतलब मुझे गुलामी, बचपन में एक जुमला पढ़ा था कि गुलामी गिरी से तसल्ली वालों की शान अच्छी, हज़ारों की तनख्वाह से पान की दुकान अच्छी। तो मुझे नौकरी वोकरी करने का कभी कोई वैसा रुझान नहीं था विशेष। मेरे छोटे ब्रदर्स पहले से नौकरी में लग गए थे और पापा से रोज़ झिड़कियाँ खाता था, डांट खाता था, रोता फिरता आवारागर्दी कर, जैसा हर माँ बाप कहते हैं, साला पढ़ लिख के कुछ बन जाता। नौकरी भी खैर लग गई हमारी। और पापा बड़ी अकाउंट सर्विसेज में से तो बड़ी ईमानदारी से 9-9:15 चल जाया करते थे, अपनी साइकिल उठाई और नौकरी पे टाइम पे आना। जब हमारी नौकरी बोला अब तुझे मालूम पड़ेगा नौकरी कैसे होती है। 36 साल की नौकरी कर ली, मुझे तो पता ही नहीं लगा नौकरी कैसे होती है। पहले दिन से ही पहले अफसर से हमारा झगड़ा हुआ, ये कोई आने का टाइम है, मैंने कहा मेरे अपॉइंटमेंट में कहाँ लिखा हुआ कि कितने बजे आना। अब ये बहुत कॉमन सी बात होती है, किसी का अपॉइंटमेंट थोड़ी लिखा जाता है कितने बजे आना। लेकिन मैं चूँकि नाटक, ऐसा कहा जाता है भरतमुनि कि नाटक एक रंगकर्मी औसत आदमी से बुद्धिजीवी होता है। बिल्कुल। उसका ब्रेन सोचने का ज़्यादा तरीका, कैनवास बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। तो पहले दिन हम तो वही 12-1 बजे गए, अफसर ने बुलाया कि कोई टाइम है सर, कितने बजे आते हैं, बड़ा इनोसेंट से बन के 10 से 5 का होता ऑफिस। अच्छा, कुछ नहीं बोले। सेकेंड है, फिर समझ में नहीं आता, सर ऑर्डर में तो कहीं लिखा हुआ नहीं, कहीं ब्लैडी ऑर्डर। तो वो जो इस तरह की बातें हुई कि ऑर्डर में कहाँ लिखा होता है, करता, फिर दे तुम क्या करते हो, बातचीत चली, मैं सर मैं ये करता हूँ। मैंने ये महसूस किया कि थिएटर की कितनी इज्जत है। बिल्कुल। पता है समाज में क्या है नहीं है। मैंने अफसरों के साथ देखा, IAS IPS मिनिस्टरों के साथ काम किया, तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई थिएटर कि मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतनी आज़ादी दी, इतनी लिबर्टी दी कि मुझे कभी लगा कि मैंने सच पूछो तो मैंने पेंशन खाई है बस पूरी ज़िंदगी। बड़ी मज़े की यानी नौकरी। कुल मिलाकर बात करें तो आपके जो ऑफिसर्स रहे उनका बहुत बड़ा हाँ, थिएटर को लेकर आपके साथ सहयोग रहा। नहीं, कुछ ऐसे भी आए जो एडवर्स थे। एक ने कहा कि तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा नौकर की डेफिनेशन नौकर है सर, मैं भी नौकर हूँ, आप भी नौकर हो। तो चूंकि मेरा आर्ग्यूमेंट करने का जो था तरीका, डर नहीं था मेरे में। और विजय जी बात करें, देखिए एक रंगमंच के आर्टिस्ट का हमेशा एक बड़ा सपना रहा है कि वो बॉलीवुड में ज़रूर अपने कदम बढ़ाए। तो आपकी बॉलीवुड की तरफ शुरुआत कैसे रही, किस तरह से बॉलीवुड में आपका आगमन हुआ? सर देखिए, वैसे तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अति महत्वाकांक्षा कभी नहीं होनी चाहिए। अति महत्वाकांक्षा पतन का कारण होता है। बिल्कुल। और मेरी अपनी एक थ्योरी रही कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। 1981 के आसपास की बात है कि रज़िया सुल्तान की यहाँ यूनिट जयपुर में आई हुई थी और हमारे परिचित थे। उन्होंने कहा कि यार ऐसे एक फिल्म वाले आए हुए हैं, चलो मिलने चलते हैं। लेकिन उससे पहले क्या, मैं एक डोको ड्रामा एक कर चुका था, एक वतन एक जान, जो नेशनल फेस्टिवल में गई थी फिल्म। महेंद्र कपूर का गाना था उसके अंदर। और तो वहाँ गए हम लोग, तो उन्होंने कुछ क्राउड सीन से, कुछ बैक स्टेज का काम, तो काफ़ी लंबा काम चला। और धर्मेंद्र से मेरी बहुत ट्यूनिंग सी हो गई थी। बात करने में मुझे कभी झिझक नहीं होती किसी से भी। तो दुल्हनडी को होली खेलने मेरे घर आए वो, और मेरे पिताजी से कहा कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसको बम्बई भेज दो, मेरे पास रख लूँगा मैं, और कुछ कर लेगा ये काम, हम ऐसा बात नहीं, टैलेंटेड है। पापा ने हाँ भर दी, फिर भेजा नहीं, जो भी किस्मत की बात थी। वहाँ से फिर शुरुआत हुई हमारी। विजय जी, आपका एक बड़ा शौक है रंगकर्म के साथ साथ लेखन का, और उस लेखन की बात करें तो दोहे, गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद आपने बहुत लिखे हैं। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई इसका? देखिए रंगमंच और लेखन दोनों अपने आप में एक अलग विधाएं, लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा है। सर मैं बताऊँ कि रंगमंच
के अंदर नवरसों का समावेश होता है। बिल्कुल। भरत मुनि ने भी कहा कि एक अच्छे रंगकर्मी को तमाम ये चीज़ें, चाहे वो संगीत हो, पेंटिंग्स हो, म्यूज़िक हो, लेखन हो, ये सब चीज़ें आनी चाहिए उसको। बिल्कुल सही बात है। अब नहीं आती है बात अलग है। क्योंकि बचपन से मुझे कवि सम्मेलन, मुशायरे सुनने का बहुत शौक था मुझे, और मैं सोचता रहता था यार ये लोग कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मैं जहाँ रहता था शहर में, मेरे बिल्कुल सामने बंकट बिहारी पागल साहब रहा करते थे, पीछे बुद्धि प्रकाश जी पारीक रहा करते थे जो ढूंढारी के बड़े मशहूर कवि थे, शंकर निराश मेरे पड़ोस में रहा करते थे। तो इन सब से मैं बातें करता रहता था। और गुरु कमलाकर जी थे, उनके यहाँ भी मैं कुछ समय तक गया। तो मैं उनसे कहता कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, लिख के ला तो कुछ, अब क्या लिखूं, मुझे कुछ आता नहीं। हमने क्या किया, रफ़ी साहब को मैं बहुत बचपन से सुनता आया हूँ, तो मैंने उनकी पैरोडी पर, मतलब उनके गानों की पैरोडी बना कुछ लिखने लगा मैं धीरे धीरे। फिर उस युवावस्था में जब लोग मोहब्बत की बातें लिखते हैं, प्यार की लिखते हैं, कोमल, मैं वीररस लिखा करता था कि लिखता हूँ तो लेखनी रोती है, पढ़ता हूँ तो आँख नम होती है, मेरे देश की प्रगति देखो कि हर कदम पे बारूद बिछी होती है। इस तरह की कुछ मैं चीज़ें लिखने लगा। धीरे धीरे कुछ एक छोटी मोटी गोष्ठियों में जाने लगा, और बस फिर वो लेखन की तरफ एक रुझान सा हो गया। धीरे धीरे दोहे, गीत, गज़ल, सब की विधाओं को बस जो मिल गया उसी सीखता रहा। इन्हीं विधाओं में से जो आपके सबसे दिल के करीब हैं, वो कुछ रचनाएं भी हम सुनना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो मैं अपने व्यक्तिगत परिचय दे दूं कि मैं तो केवल शून्य हूँ, मेरी क्या पहचान। मैं तो केवल शून्य हूँ, मेरी क्या पहचान, अंकों ने जोड़ा मुझे, अंक हुए धनवान। वाह वाह, बहुत खूब। और जहाँ तक जानकारी कविता की बात आती है, तो मैं अपने लिए कहता हूँ कि गीत, गज़ल व छंद का तनिक नहीं है ज्ञान। गीत, गज़ल व छंद का तनिक नहीं है ज्ञान, मुक्तक तो मुक्तक रहे दोहों से अनजान। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो दोहे मैंने बहुत लिखे, अनगिनत दोहे लिख दिए होंगे, करीबन 5-6 हज़ार दोहे तो हो गए होंगे। मुक्तक बहुत लिखे। एक मुक्तक देखिए आपके, दर्द को सीने में तुम छुपाते रहो, अश्क पी के भी तुम मुस्कुराते रहो, लाख दुनिया सितम तुम पे करती रहे, प्यार के गीत ही गुनगुनाते रहो। क्या बात है। प्यार के, ये इस उम्र में आके लिखने लगा हूँ मैं। उस दौर में नहीं लिखता, उस दौर में तो मैं से लिखता था कि आज हिमालय रो रहा है आज़ादी के नारों पे, अपने घर में छुपे हुए अपने ही गद्दारों पे। वो 25-30 साल की उम्र में बस जो इस पॉलिटिक्स को लेके, इस सामाजिक संरचना को लेकर, यानी कि उस दौर की कविताएं और मुक्तक, छंद और गज़लें अब आप इस दौर में लिख रहे हैं। वो इस दौर में बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आ गया। और बात करें विजय मिश्रा साहब की, आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ाव की, तो किस तरह से आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ाव रहा? देखिए, आकाशवाणी पे तो मैं एज एन ड्रामा आर्टिस्ट एक ही बार ऑडिशन देने गया था मैं। अरुण कीमतकर उस समय वहाँ पर बाहरी मंडराते हुए मिल जाते थे, हमारे परिचित थे वो। जी जी। अब इसे दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य के, हमने ऑडिशन का फॉर्म भर दिया, हमको बुलाया गया, लेकिन हमारा गला उस दिन वहाँ इतना ख़राब हो गया कि गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और उन्होंने कहा यार अब, फिर भी अंदर गए हम, लेकिन गला इतना चौक हो गया था कि कुछ हम कर नहीं पाए। उस दिन के बाद फिर आकाशवाणी हम कभी, मतलब यूँ प्रोग्राम किए मैंने आकाशवाणी पे, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज एन ड्रामा आर्टिस्ट हमारा कोई न तो हमारा रुझान रहा न कुछ। दूरदर्शन जब यहाँ आया, तो दूरदर्शन बनने से पहले यहाँ सुशील कुमार सिंह ट्रांसमिशन पे पहले प्रोड्यूसर यहाँ थे, जो सबसे पहले दर्शन बनने से। उनके साथ एक नाटक हम कर रहे थे, गुड बाय स्वामी जी। उसकी रिहर्सल चली गुरु नानक संस्थान के अंदर करीबन 1.5-2 महीने, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो नाटक वहीं डंप हो गया। जब दूरदर्शन यहाँ बना, या ऑडिशंस शुरू हुए, हमने भी फॉर्म भरा, हमारा कॉल आया, और मैं सब कुछ ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं तो शून्य हूँ। बस जो कुछ ईश्वर देता है, कि वो जो पहले 25-26 लोग सेलेक्ट हुए, उनमें एक मैं भी था,
और जितना मैं समझ पाया हूँ कि वो जो इम्प्रोवाइजेशन जो हमने वहाँ किया, जो एक थीम दी जाती है, उसमें गुलशन सचदेवा, अशोक गुप्ता बैठे थे, वो शायद बड़ी परफेक्ट हुई। बाहर लोगों ने कहा तू लड़ किससे रहा, जो भी रहा, खैर हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर दायरे सीरियल किया, और भी काम होते रहे, टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, बाइबल की कहानियाँ, ये सब काम चलता रहा। आकाशवाणी में भी काव्य संध्याएँ वगैरह बुलाए गए जो गया हूँ, कुछ एक प्राइवेट प्रोग्राम थे वो भी करने गया हूँ। विजय जी, इम्प्रोवाइजेशन की बात से एक शब्द जो आपने अभी बोला, इससे मुझे एक दिमाग में शब्द आया कि जब आप रंगमंच पर अपना अभिनय कर रहे होते हैं तो उस दौरान इम्प्रोवाइजेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी आपके साथ ऐसे कुछ वाक़ये हुए इम्प्रोवाइजेशन के? हाँ, हम लोग एक नाटक कर रहे थे। दरअसल क्या होता, कई बार वो दिन, वो समय, वो नियति, वो जो उस वक्त जो ईश्वर किसी के घट में बैठ जाता है तो वो सफल हो जाता है, नहीं बैठता तो वाली बात है कि हमारा एक साथी है, वो डायलॉग बोलते बोलते 15-20 पृष्ठ के आगे निकल गया वो लड़का जी। मतलब आगे का डायलॉग बोल दिया। अब नाटक चूंकि वो लाइव है, वहाँ पर रीटेक का कोई साधन नहीं है। यहाँ रीटेक हो सकता है, फिल्म में हो सकता है, सब जगह नाटक में कोई रीटेक नहीं होता है। हमारे एक नया लड़का जो शुरुआत में मतलब 2-3 नाटक उसने किए थे, उसने किस तरह से उस नाटक के 15 प्रश्नों को पीछे लेके आया वो, और जो इम्प्रोवाइजेशन से उसने, उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग मेरा था जो मुझे देना था उसने उसके बाद भी वो एक्टर जो आगे ले गया था वो नहीं समझ पाया फिर कैसे उसको। तो वो इम्प्रोवाइजेशन दरअसल क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है खाली। क्योंकि जब तक आपको पूरी स्क्रिप्ट, पूरा कैनवास, पूरा खाका नजर सामने नहीं आएगा आपके, तो आप क्या करेंगे? केवल अपने संवाद याद कर लेने से नाटक में परफेक्शन नहीं आता। और इम्प्रोवाइजेशन से क्या होता है कि अगर आप खुद भी डायलॉग भूल गए, सपोज तो मैं भूल गया, यार आपको मुझे क्यों देनी है, अगर मेरे दिमाग में कंटेंट से फिट कि यार ये सीन चल रहा है, ये डायलॉग है, तो जिसको आता है दर्शकों को कभी पता नहीं पड़ेगा कि डायलॉग भूल गया है। और पुराने ज़माने के नाटकों की बात करें तो उस समय जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, लगभग सभी आर्टिस्टों को वो स्क्रिप्ट याद हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्प्रोवाइजेशन में बहुत बड़ी मदद किया करती थी। सर उसके पीछे एक बात और माथुर साहब बताऊँ, क्योंकि पहले के नाटकों में 4-4, 5-5 महीने रिहर्सल चलती थी नाटकों की। बिल्कुल। आज का दौर में देखिए आपके 15 दिन 20 दिन में लोग रिहर्सल करते हैं और शो कर लेते हैं। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्शन, रियाज है, नाटक हो, संगीत हो, कविता हो, कोई भी चीज़, रियाज जितना रियाज करेंगे उतना ही निखार आता जाएगा। तो मैं तो अपने शुरुआती दौर में कहता हूँ कि 3-3, 4-4 महीने रिहर्सल चलती थी और हमें कभी ये कोप्त नहीं होती थी, कभी ये उबासी नहीं आती थी कि यार 4 महीने हो गए। तो शायद वो सब कुछ हमारे लिए हमारी दौलत हो गई, मिल्कियत हो गई कि वहाँ से हमने सीखा ये। और इतने बसंत जीवन के थिएटर पे गुजारने के बाद भी एक ही इच्छा होती है कि अगर आखिरी सांस निकले तो किसी मंच पे निकले बस। क्या बात है, क्या बात है। और रंगमंच के बदलाव की बात करें तो आपके दौर में जो रंगमंच का स्वरूप था और जो आज के दौर की बात करें तो कितना बड़ा बदलाव आप महसूस करते हैं? एक मूलभूत बदलाव तो जो मैं देखता हूँ कि जो मैंने महसूस किया, मेरी पीढ़ी के लोग भी करते हैं, कि वो जो शिद्दत, वो ईमानदारी, वो समर्पण जो था थिएटर का उस दौर के अंदर, क्योंकि उस वक्त न तो इतना ज़्यादा मीडिया था, न कोई टीवी था, न कुछ था, आकाशवाणी एक थी जहाँ भी इतने प्रोग्राम्स नहीं होते थे। तो लोगों का जो रुझान और जो समर्पण था ना, आज वो समर्पण मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि लोगों में नहीं है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। आज लोगों को कोई ऐड मिल जाता है, शूट करने चल जाते हैं, तो नाटक बीच में छोड़ जाते हैं या कहते हैं यार सॉरी मैं नहीं करूँगा। मैं आज भी इसी मंच से मैं कह रहा हूँ ये बात कि मुझे आज भी अगर फिल्म मिल जाए या कवि सम्मेलन मिल जाए, मैं छोड़ दूंगा नाटक के रिहर्सल के लिए, क्योंकि जो परम आनंद की अनुभूति उस स्टेज पर आती है बस। अब नई पीढ़ी के लिए मैं क्या कहूँ, जबकि इनको अनुदान भी मिल रहे हैं, पैसा भी आ रहा है। आज हमारे टाइम पर तो पैसा था ही नहीं बॉस। सबसे पहले DN शैली साहब ने लिफाफे की शुरुआत की। हमें याद है को बुलाते थे, लौंडे इधर आ, ये तेरा लिफाफा, केवल कन्वेंस चार्ज है। हम बड़े खुश होते थे, घर जाके उसको खोलते। आज तो पैसा भी है लेकिन वो समर्पण नहीं है आज। वो उस नाटक की आज सबकी इच्छा क्या होती है कि स्टार बन जाऊं बस में जाके,
2 नाटक करता डायरेक्टर बन जाता है, फिर बम्बई जाने की सोचता है। क्या कहें इस पीढ़ी को बस। विजय जी, आप रंगमंच के साथ साथ लेखन से भी जुड़े और एक आपका बहुत बड़ा पैशन था वेट लिफ्टिंग का, तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि आप राजस्थान चैंपियन भी रहे हैं वेट लिफ्टिंग में, आपने नेशनल भी खेला है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से अपने आप को खेलों के प्रति समर्पित रखा? वेट लिफ्टिंग की बात है कि शुरू से बचपन से विवेकानंद, कबीर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हीं की कहानियाँ सुनता था, इन्हीं को पढ़ता था मैं बहुत। और विवेकानंद और कबीर, इन दो को मैंने बहुत अपने भीतर तक फॉलो किया। तो विवेकानंद की एक लाइन है कि साउंड पर्सनैलिटी इज साउंड माइंड, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ जहाँ का निर्माण करता है। बिल्कुल। तो बचपन में था कि जरा पर्सनैलिटी सॉलिड होनी चाहिए। और चूंकि मैं बचपन में ही, जब वो गिल्ली डंडे का ज़माना होता था, कंचे खेलते थे, सितोली, आइस पाई, तो बच्चे मुझसे थोड़े डरते थे, मतलब मैं उनको डोमिनेट कह लीजिए, या एक मेरा प्रभाव था जो भी था। तो जयपुर शहर में पीली का अखाड़ा एक जगह है जहाँ अभी भी है, वो गुरुदीप सिंह जी हुआ करते थे। तो वहाँ जाते और हम लोग थोड़ा बहुत करते, तो वो अक्सर कहा करते थे, ये क्या फुलाता है, तो मतलब ये मजबूत कर, तो मतलब टांगें मजबूत होनी चाहिए पहलवान की। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। वो इतने समर्पित गुरु थे, उनको अब नाम और यश नहीं मिला, तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जस अपयस सब विधि हाथ, ईश्वर देता है। वो अपनी कमाई से हमको काजू बादाम और जो भी घोट के पिलाते थे वो करते थे। लेकिन कुश्ती ज़्यादा दिन नहीं करी। प्रोफेसर रमाकांत शर्मा को देन है जयपुर में वेट लिफ्टिंग लाने की, क्योंकि वेट लिफ्टिंग बेसिकली फॉरेन का गेम है, इंडिया का नहीं है गेम। वो इसको यहाँ लाए, और मारुति व्यायामशाला अब तो ख़त्म हो गई, वहाँ गलता के नीचे हुआ करती थी, हम वहाँ जाते थे उनके, और वहाँ से हमारा ये बनने लगा बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग का ये। और बस फिर वो कारवां चला। लेकिन अब तो छोड़े हुए 35-40 साल हो गए वेट लिफ्टिंग। अभी भी लेकिन मेरा रूटीन ऐसा नहीं है। मैं आज भी सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ, 2-3 घंटे वो सारा करके 8 बजे तक मैं घर आता हूँ। 4 घंटे ही सोता हूँ बस टोटल पूरे 24 घंटे में, बिल्कुल। बाकी बस चलता रहता है। और बात करें आपके नाटकों के अभिनय के साथ साथ आपने नाटकों का निर्देशन भी किया है, नाटकों का लेखन भी किया है, तो वो कौन कौन से नाटक रहे जिनका आपने लेखन किया है और निर्देशन किया है? देखिए, लेखन तो क्या था, दरअसल मैं लिखता रहता था, मतलब नाटक वाटक जैसे लिखे। एक आध नाटक पहले मैंने, किसी ने कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया ज़्यादा, आतंककारियों का बेटा, एक छोटी सी थीम थी, तो उस पर मैंने एक नाटक बिल्डअप किया। फिर कुछ इस तरह से एक आध लिखे। फिर एक मैंने एक नाटक कॉमेडी में, मेरा मतलब हास्य मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मेरे लेखन में भी हास्य कम मिलेगा, व्यंग बहुत लिखता हूँ मैं। तो एक हास्य नाटक लिखा, लव लेटर। जिस डायरेक्टर ने मुझे कहा कि यार एक नाटक लिखो तुम, अपन उसको शो करेंगे, मैं नाटक लिखा उनके लिए, वो उसको नहीं कर पाए। मेरे बेटे ने, मेरा बेटा भी थिएटर करता है, चित्रार्थ मिश्रा, उसने कहा पापा मैं एक रिहर्सल, कोई कॉमेडी प्ले है क्या, मैंने उसको दिया। और अखबार की हेडलाइन बनी, पिता पुत्र ने मिलकर प्यार का पहला खत लिखा, क्या बात, लव लेटर। तो वो कॉमेडी प्ले लिखा। 3-4 नाटक और भी लिखे, लेकिन मंचन एक या दो, एक राजस्थानी नाटक था उसका मंचन हुआ। तो ऐसे करके कुछ एक नाटक लिखे, बस फिर चलता रहा कारवां। लेखन का भी, निर्देशन का भी यही था कि आमतौर पर मूलतः मैं रंगकर्मी हूँ, एक्टर हूँ, लेकिन कुछ नाटकों का निर्देशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक नाटक के अंदर तो मेरे एक किरदार थे, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उनको राजस्थानी प्ले के अंदर। एक राजस्थानी नाटक मैंने वो भी कहता बीननी जोरा मर दिया है, और उनकी जो हीरोइन थी वो पीछे पड़ गई कि मैं तो आपसे शादी करूँगी। तो ऐसा भी हुआ, क्योंकि राजस्थानी प्ले में क्या होता है, आमतौर पर पूरा वो दृश्य को समावेश किया जाता, वरमाला डालना और ये सब करना, सिंबॉलिक कुछ नहीं होता। तो कुछ किया ऐसा काम भी। बिल्कुल। और विजय जी, आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं जी। आपने उनकी गानों की पैरोडी से लिख कर आपने शुरुआत की लेखन की, तो हम चाहेंगे कि आज इस मंच पर आप कोई मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत पसंदीदा गीत जो आपको पसंद हो वो आप सुनाएं। अब देखिए, रफ़ी साहब के लिए तो मैं इतना यही कह सकता हूँ कि ऐसा कौन सा गीत जो नापसंद हो मुझे। और बेसिकली कोई सिंगर तो हूँ नहीं मैं, लेकिन बाथरूम सिंगर हूँ मैं, रफ़ी साहब के ही गाने गाता हूँ।
बिल्कुल, स्वागत है। ऐसा नहीं, मुकेश भी मुझे पसंद है, किशोर के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब के बाथरूम में गाने तब भी गाता था, आज भी गाता हूँ। फिर भी एक गाने की दो एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ, जो उनकी डेथ के बाद वो गाना मकबूल हुआ, फिल्म तो नहीं बनी, उसकी दो पंक्ति की कोशिश करता हूँ मैं। बिल्कुल, स्वागत है। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की कुछ और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो, मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत। एक वरिष्ठ रंगकर्मी होने के नाते जो नए युवा कलाकार आज थिएटर से जुड़ रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि रंगमंच मराठी, गुजराती और बंगाली थिएटर को छोड़कर कमोबेश हिंदी थिएटर की स्थिति सब जगह ही एक जैसी है जी। कोई विशेष बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नई पीढ़ी कहूँगा कि हम जब तक प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारा होना, हम प्रोफेशनल का मतलब समझते कि पैसा आ गया हमारे पास, हमने शो कर लिया। हम में कहते आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण। दर्शक आपसे कब जुड़ेंगे? जब आप कुछ अच्छा देंगे उनको। एक नाटक आपने बहुत अच्छा कर लिया, 5 प्रस्तुतियाँ किसी और नाटक की खराब हो गई, तो दर्शक देगा यार फालतू वहाँ जाके क्यों टाइम खराब करूँ मैं टीवी, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना, सब कुछ आपको उपलब्ध है। बम्बई में नाटक हो रहा, आप यहाँ बैठ के देख लें। तो मैं तमाम मेरे युवा साथियों से यही कहूँगा कि आप साल में 1 प्रोडक्शन करो, 2 करो, आपको पैसा मिल रहा, अनुदान मिल रहा, जैसे भी कर रहे हैं, सब जुगाड़ू थिएटर है, लेकिन ऐसा करो कि लोग याद करें। हम अपने ज़माने की मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वर्णिम काल था, 70 से 90 तक का जो काल था, कैसे कैसे नाटक यहाँ आए हैं, कैसे कैसे हमने देखे, कैसे किए हैं। अगर वैसा कुछ हो तो आने वाली पीढ़ी को भी मज़ा आएगा, वरना ठीक है, रंगकर्म तो चल ही रहा है, भूतों ने कहीं बंद तो होना नहीं, हमारे पहले भी था, हमारे बाद भी चलेगा। लेकिन मैं तमाम युवाओं से कहता हूँ कि या तो पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बिल्कुल। भानु भारती के पीछे नौकरी चलती है, मैं नहीं कहता हर आदमी भानु भारती बन जाए, आप मोहन महर्षि बन जाए, लेकिन थिएटर के लिए मैं भी कहता हूँ, भरत मुनि ने भी कहा है कि खुद को मार के उस किरदार को जिंदा करो तो एक्टर हो आप। यदि मैं पूरे रोल के अंदर विजय मिश्र दानिश ही बना रहूं तो उस रोल की कोई सार्थकता नहीं है। बाहर जब निकले दर्शक कहें कि आइए गेंदा सिंह जी कैसे हुआ, भूल जाए कि विजय मिश्र दानिश था। या जब मैंने सखाराम बाइंडर किया भरतपुर में तो लोग कहते थे ओहो सखाराम साहब कैसे हो, मेरा नाम भूल गए थे लोग। तो बस ऐसा ही कुछ करो, ऐसे ही कुछ तुम अपने लोगों को कराओ तो थिएटर शायद आगे तरक्की कर सकता है। विजय जी, आज आप हमारे धरती धोरारी के मंच पर पधारे और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आने वाले जो नई पीढ़ी के युवा हैं उन्हें आपने एक आगे बढ़ने के लिए जो संदेश दिया है वो निश्चित ही युवाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप हमारे मंच पर पधारे, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धरती धोरारी के इस मंच पर आज हमारे साथ थे विजय मिश्र दानिश साहब, और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।